Good afternoon, everybody, and we are once again here very proud to present a session on yoga. आज हम कोविड-19 के सिचुएशन में हैं, लॉकडाउन में हैं। योगा के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। इट इज गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। घर के माहौल में, घर के अंदर बैठे सुचारू रूप से हम अपनी सेहत को अपने ही प्राचीन जो साइंस है भारत की अपनी, उससे हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। और केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, मुझे लगता है मानसिक रूप से टू डेवलप अ फोकस, टू डेवलप कंसंट्रेशन, पेशेंस और अपने आप को स्टेबल मेंटली तरीके से रखने के लिए आई थिंक योगा इज द बेस्ट। और मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि प्रज्ञा गिल्डियाल, जो जिनके साथ मैंने अपना पहला ट्रेनिंग कैंप शुरू किया था 2010 में, तो मेरी कुलीग भी है, मेरी जूनियर भी मैं कह सकती हूँ लेकिन एक ही फ्रेटर्निटी से वो एक हिम्मती लड़की हैं जिन्होंने बहुत बोल्डली बहुत यंग एज में एक सीवियर एक्सीडेंट के चलते डिसेबिलिटी को आई थिंक मैं ये कहूंगी कि गले से लगा लिया, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उदास रही या उन्होंने अपनी हिम्मत हारी, क्योंकि ऐसा इंट्रोडक्शन उनके लिए बना ही नहीं है। ना ही उन्होंने अपनी रिहैबिलिटेशन को सीरियसली लिया, बल्कि उसी हॉस्पिटल में दूसरों के लिए रोल मॉडल बनकर, उम्मीद बनकर आज तक वो वहां जाती हैं, खेलों की प्रैक्टिस भी करती हैं। सो मैं वेलकम करती हूँ प्रज्ञा गिल्डियाल का। एमए इंग्लिश है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, इनके 9 अंतरराष्ट्रीय मेडल हैं, ये पैरा एथलीट हैं और F55 कैटेगरी व्हीलचेयर कैटेगरी में खेलती हैं। 29 नेशनल और स्टेट मेडल इनकी झोली में है। व्हीलचेयर एंड योगा फिटनेस इंस्ट्रक्टर है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली में। सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू वेलकम यू। बहुत अच्छा लगता है जब महिला डिसेबिलिटी को हराकर और आगे आकर एक समाज का उदाहरण बनती हैं। और संदीप, एक ऐसे ही उदाहरण के साथ हम आज अपना सेशन शुरू करेंगे। पूजा अग्रवाल है, आज मैंने उनकी पोयम सुनी और नन्ही सी बच्ची हैं और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभर रही हैं, लेकिन आप उनका जज्बा भी देखिए, उनकी हिम्मत भी देखिए इस वीडियो के थ्रू, और उसके बाद मैं स्क्रीन प्रज्ञा को दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी एक पोयम। वॉल्यूम में ले सकती हूँ एक बार फिर से? कि बहुत नन्ही सी नई खिलाड़ी हैं, इनका लेग एंड आर्म एम्प्यूटी है और उसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम देख पाएंगे? जी मैम, देख पाएंगे। हाँ, एक बार प्ले कर दीजिए। तो थोड़ा सा एक इंस्पिरेशनल नोट से हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैम, 1 मिनट लगेगा। लॉकडाउन का वक्त है और बहुत खूबसूरत कविता लिखी है इन्होंने। तो जब मैं सुबह उठी और मैंने ये फॉरवर्ड देखा तो मुझे लगा कि नन्ही सी बच्ची ने इतनी खूबसूरत कविता लिखी है, इतनी बड़ी प्रेरणा दी है इस लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते। ये दर्शाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड कितना आवश्यक है हमें आज की स्थिति में। सो यू वेटिंग फॉर दिस क्लिपिंग, अगर हम इजीली देख पाए तब तक हमें और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। सैंडी, अगर टेक्निकल ग्लिच है तो वी विल स्टार्ट द सेशन एंड टेक इट लेटर। यस मैम, ये थोड़ा चल नहीं रहा।
ओके या मैं कुछ ऐसा करती हूँ, रुकिए, मैं अपने मोबाइल पे देखती हूँ अगर मैं उसे दिखा, क्योंकि अब हम उसकी बात कर ही चुके हैं, तो लेट अस प्ले दिस। एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी एक पोयम शेयर करना चाहती हूँ जो मैं कर मैंने रहा हूँ लिखी मैम। है प्लेयर के ऊपर। हे खिलाड़ी, तू क्यों ओके, परेशान है? लेट्स कीप। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक पोयम शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने लिखी है प्लेयर के ऊपर। हे खिलाड़ी, तू क्यों परेशान है? एक नई सुबह फिर आनी है। लॉकडाउन खुलेगा, तू फिर स्टेडियम जाएगा, जिम में वर्कआउट करेगा, पसीना बहाएगा। देख खिड़की से, रह घर कवच में, तेरे लिए ही तो है ये हवा स्वच्छ। कुछ दिन सप्लीमेंट छोड़, माँ के हाथ का खाओ, पर घर पर कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूर करो। तेरे मेरे घर में बहुत कुछ है, ज़रा नज़र को बदल के देख। डंबल नहीं तो कुछ और उठा ले, पुशअप, प्लैंक या रस्सी ही कूद ले। पर टीवी मोबाइल से ज़रा दूर रहना। मैम आप अनम्यूट है मैम, आप म्यूट हैं। जी मैम। टीवी मोबाइल से थोड़ा दूर रहना और कोई नए हुनर हुनर को जरूर सीखना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो आप लोग YouTube पे उसको ढूंढ सकते हैं, पूजा अग्रवाल उसका नाम है, नन्ही सी बच्ची है, उसको देखिए, उसको एनकरेज करिए, वहां पे एक लाइक जरूर छोड़िए। और अब मैं इनवाइट करती हूँ प्रज्ञा, प्लीज जॉइन and go ahead, and we're looking forward to your एजुकेटिव सेशन ऑन योगा। ये तो कभी मैंने भी सीरियसली ट्राई नहीं किया है, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। गो अहेड जी। थैंक यू मैम। आप गाइड कर सकती हैं सैंडी को जब भी आपको अपनी स्लाइड चाहिए। ही विल सपोर्ट यू विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है मैम। संदीप जी फर्स्ट स्लाइड चला दीजिए प्लीज। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबको जिन्होंने ज्वाइन किया, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक मेरा सेशन खत्म हो आप सबके पास योगा से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन हो और इतनी पॉजिटिविटी हो कि आप सब योगा के बेनिफिट्स और योगा का रोल अपनी लाइफ में समझ पाए और उसको आगे कर पाए लाइफ में। आज मेरा टॉपिक है रोल ऑफ योगिक प्रैक्टिस फॉर पैरा एथलीट्स। योगा के बारे में सबने बहुत सुना है, शायद बहुत पढ़ा भी है, और लोग उसे प्रैक्टिस भी करते होंगे। कोई ना कोई एथलीट कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिस भी करते होंगे, बट वो प्रैक्टिस करेक्ट कर रहे हैं या नहीं, जो उनका टारगेट मसल है उस पे स्ट्रेच पड़ रहा है या नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आसनास को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राणायाम भूल चुके हैं, या प्राणायाम नहीं कर रहे तो मेडिटेशन भी नहीं कर रहे। तो वो पूरी तरह से योगा हम एक तरह से कहेंगे हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया, हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। तो आज हम पढ़ेंगे कि योगा के क्या क्या रोल है हमारी लाइफ में एज अ एथलीट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि सबको पता है कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी हो तो हम पैरा एथलीट पैरा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, मगर फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फीडबैक मिलता है कि लोग खेलना चाहते हैं बट उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है शायद उस लिस्ट में जिसमें वो पैरा स्पोर्ट्स खेल सके। तो मैं सिर्फ इतना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि कौन कौन पैरा एथलीट है या कौन कौन पैरा लोग हैं, डिसेबिलिटी के लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पोलियो, स्पाइना बाइफिदा तो है ही, उसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड, शॉर्ट स्ट्रेचर जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनकी लेग लेंथ में डिफरेंस होता है वो भी पैरा स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं, जिनकी लिम्ब डिफिशियंसी होती है जैसे एम्पुटेशन, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है एम्पुटेशन, और कैंसर भी हो सकता सर लाइव देख रहे हैं। है। हाँ जी सैंडी म्यूट करो अपने आप को।
तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले लोग भी खेल सकते हैं जिनकी एज 18 से कम होती है। तो ये सब एलिजिबिलिटी है उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और उन्हें डायरेक्शन नहीं है कि क्या वो खेल सकते हैं पैरा स्पोर्ट्स या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे पास कौन कौन से पैरा स्पोर्ट्स हैं, पैरालंपिक स्पोर्ट्स। जैसे कि ये पहले डिस्कस हो चुका है कि हमारे 28 स्पोर्ट्स हैं जो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में आते हैं, जिसमें से 22 होते हैं समर और विंटर के होते हैं 6। बट मेरे हिसाब से ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जो हम इंडिया में कॉमनली प्रैक्टिस कर पाते हैं, जैसे एथलेटिक्स है, आर्चरी है, पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बॉशिया, ताइक्वांडो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी और टेनिस। ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स देख सकते हैं। अगर कोई नया एथलीट है जिसको लगता है कि मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए, तो वो सारे गेम ट्राई कर सकता है, खेल सकता है, फिर उसके बाद अपना इंटरेस्ट ऑफ गेम में आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं योगा फॉर पैरा एथलीट। योगा क्या है? योगा आसन भी है, योगा प्राणायाम भी है, योगा ध्यान भी है यानी मेडिटेशन भी है, योगा बंधा भी है यानी रिटेंशन भी है। हम जब ये चारों चीजें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम योगा के ट्रू बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पैरा एथलीट्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनके लिए बॉडी में पावर, स्ट्रेंथ, फोकस, मसल टोनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अगर उनकी लाइफ में उन्हें मिल जाएंगी और वो प्रैक्टिस करने लग जाएंगे इन सब चीजों की, तब जाके वो एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल पैरा एथलीट बन सकते हैं। वो अपने ओलंपिक पैरालंपिक मेडल के सपने को पूरा कर सकते हैं। बट इन सब चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है वो योगा है, क्योंकि योगा में आसन भी आता है, प्राणायाम भी आता है, मेडिटेशन भी आता है और बंधा भी आता है, रिटेंशन भी आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस जो कि पैरा एथलीट्स में कॉमनली देखे जाते हैं, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन के हो, चाहे वो स्विमर हो, चाहे वो आर्चरी खेलता हो प्लेयर, चाहे वो शूटर प्लेयर हो, चाहे वो एथलेटिक्स का प्लेयर हो। ऐसा पढ़ा गया है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक रिसर्च आर्टिकल, जिसमें ये मैंने देखा, जिसमें मुझे पता चला कि जो एबल्ड बॉडी एथलीट्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा जो पैरा एथलीट्स होते हैं वो रिस्क में होते हैं इंजरी के। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे उनके बाउल ब्लैडर कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है, उनको फैंटम लिम्ब पेन होता है। फैंटम लिम्ब पेन मतलब जो एम्पुटी है, जिसका वो लिम्ब नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस लिम्ब को इमेजिन करने लगता है और उसे अचानक से बहुत पेन उठता है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिस्टर्बिंग है। और जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या स्पाइना बाइफिडा केस हो, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो जब ये कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑलरेडी इन चीजों को लेके एडजस्ट कर रही है, तो इंजरी आना बहुत कॉमन है। जैसे टेनिस एल्बो, फटीग, लिगामेंट स्प्रेन, मसल टेंडन, ये सारे कुछ इस तरह से हमारे चैलेंजेस होते हैं जो सारे एथलीट्स में बहुत कॉमन होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी एथलीट में पाई जाती है, क्योंकि वो उसकी डिसेबिलिटी से भी रिलेटेड है। बहुत सारी डेफिशिएंसीज डिसेबिलिटीज से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए वो प्रोन हो जाते हैं बहुत बार इंजरीज से। तो उन चीजों से हमें अपने आप को बचाना है, उन इंजरीज से हमें अपने आप को दूर रखना है। नेक्स्ट प्लीज। योर स्पाइन योर योगा, मतलब योगा में एक बात कही जाती है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी सबसे बड़ी हथियार होती है आपकी बॉडी को चलाने के लिए। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप उसे ऑल 4 डायरेक्शंस में बेंड कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों साइड स्ट्रेच बेंडिंग्स, अगर आपकी स्पाइन सारी पोजीशन में अपने आप को बेंड करने के बाद लाइट और फ्री फील कर रही है और फिर भी रिलैक्स्ड है, दैट मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक अपर लेवल पे है। आप इतने अच्छी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है कि आप अपने किसी भी इवेंट में कितनी भी उसमें आप बढ़ सकते हैं। और क्योंकि स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है तो रेंज ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो योगा में इस तरह से कहा जाता है, जिस तरह जैसे ही आप अपनी स्पाइन का लोड
कम कर देंगे, अपनी स्पाइन को अनलोड कर देंगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। रेंज ऑफ मोशन बढ़ने से ऑब्वियसली आपके गेम में, आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। एक और चीज देखी गई है कि जब योगा किया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इतना अच्छा रश करता है कि आप उसके बाद आपकी जो रिकवरीज है वो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी ने बहुत हैवी प्रैक्टिस करी, बहुत बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे बॉडी प्रिपेयर नहीं फील करता एथलीट को लगता है कि शायद मैं थका हुआ हूँ, शायद मेरी मसल्स प्रिपेयर्ड नहीं है। बट अगर आप योगा को अपनी लाइफ में डालेंगे, अगर आप योगा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो रिकवरीज हैं, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड रिकवरीज है, आपकी मसल से रिलेटेड रिकवरीज है, वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारी इंडस्ट्री में सलमान खान जी को सब जानते हैं। सलमान खान फिट है, सलमान खान जिम जाते हैं, सलमान खान के एब्स हैं, सलमान खान की बॉडी बहुत स्ट्रांग है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बट उनकी बॉडी बहुत हार्ड है, उनकी स्पाइन बहुत लोड में है, उनकी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। इसी का हम दूसरा एग्जांपल ले अगर टाइगर श्रॉफ का या ऋतिक रोशन का, वो भी जिम जाते हैं, उनकी भी मसल्स बहुत अच्छी हैं, वो भी अपने सिक्स पैक एब्स हैं उनके पास भी, उनकी भी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है। बट उनकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उनकी स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल है और वो अच्छे डांसर्स हैं। वो अच्छे डांसर इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाया है। तो अब ये पैरा एथलीट को डिसाइड करना है कि उसे सलमान खान बनना है या टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी बनानी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संदीप जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। अब है हमारे आसनास। आसन हमारे स्पाइन में क्या रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। आसन का काम है मसल को स्ट्रेंथ देना, मसल को इंड्योरेंस को बढ़ाना। जब हम आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है उससे कि हमारी स्पाइन स्ट्रेंथन होती है, हमारी मसल्स स्ट्रेंथन होती है। जब वो स्ट्रेंथन होती है, जब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है तो मसल की पावर बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें एक के बाद एक करेक्ट होती चली जाती हैं। दूसरा हमारा क्या बेनिफिट होता है कि बॉडी बैलेंस करना सीख जाती है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनकी बैलेंस इश्यूज बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पेशली जिनको स्पाइन से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा है या स्पाइन स्कोलियोसिस है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या एम्पुटी लिम्ब है, तो उनमें बैलेंस का इशू होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सेंटर ऑफ स्पाइन के जरा सा भी डिस्टर्ब होते ही हमारी बॉडी बैलेंस खो देती है। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाता है। योगा प्रैक्टिस करने से जब आप आसना प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एकदम करेक्ट समझना सीख जाती है। अब अगर किसी की स्पाइन अगर टेढ़ी है तो वो एक साइड गिरेगा, उसकी बॉडी एक साइड गिरेगी, लेकिन अगर वो इंसान योगा की प्रैक्टिस कर रहा है तो इवेंचुअली हो सकता है उसको डिफिकल्टीज हो प्रैक्टिस करने में आसन, लेकिन धीरे धीरे जब वो इम्प्रूव करता है तो उसका बैलेंस इम्प्रूव होता है, और जब बैलेंस इम्प्रूव होता है बॉडी अपने सेंटर में आना शुरू हो जाती है तो उसका गेम अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। सूर्य नमस्कार के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। सूर्य नमस्कार काफी लोगों ने सुना होगा, वो 12 पोस्चर्स का एक राउंड होता है। मैं एज अ योगा थेरेपिस्ट अगर किसी को अगर कोई फिजिकली फिट है, जैसे वॉकिंग आता है कोई मेरे पास और वो फिट है, तो मैं उनको जब डायनामिक योगा कराती हूँ, जब हठ योगा कराती हूँ, तो मैं बेयर मिनिमम 40 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार कराती हूँ, जो कि क्रॉस फिट ट्रेनिंग के एकदम बराबर माने जाते हैं। हमारी क्रॉस फिट ट्रेनिंग में हमारा कार्डियोवास्कुलर सबसे ज्यादा वर्कआउट करता है। ऐसे ही सूर्य नमस्कार अगर आप 10 या 15 या 20 जितने भी राउंड्स आगे चल के जब आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है योगा के लिए, आपकी इंड्योरेंस बढ़ जाती है, जितना ज्यादा जो स्टैंडिंग प्लेयर हैं, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड प्लेयर हैं या जिनकी सिंगल लेग एम्पुटी है और वो आर्टिफिशियल लिम्ब यूज करते हैं, अगर वो प्लेयर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे तो वो अपने आप में क्रॉसफिट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस होती है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारे मसल्स की, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो कि प्रोफेशनल एथलीट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज।
थैंक यू। जब एक एथलीट प्रैक्टिस करता है योगा की और उसे लगता है कि अब मैं बहुत अच्छा योगा करने लग, तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है कि वो आंख बंद करके प्रैक्टिस करे। आंख बंद करके प्रैक्टिस करना नॉर्मल आंख खोल के प्रैक्टिस करने से ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, उसमें बैलेंस ज्यादा खराब होता है। तो जो भी प्लेयर हैं जिनके जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए योगा करना बैलेंस इश्यूज की वजह से थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशंस में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनिशियली, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी बॉडी उस चीज के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देने लगेगी। जैसे कि मैंने बताया कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। मेरे पास बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो प्लेयर है, जो एथलीट है, उनकी किसी एक उनको लगता है कि हमारी सिर्फ हैंड्स टाइट है, लेट से अगर कोई रनर है और उसको लगता है कि मेरी सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स टाइट है और मेरी ग्लूट्स टाइट है, तो मुझे सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करना है। योगा इस तरह से नहीं करता, योगा पूरी बॉडी पे कंसंट्रेट करता है। वो फोकस रखता है उस मसल ऑफ ग्रुप पे जिसको वो फ्लेक्सिबल करना चाहता है और जिसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना चाहता है। बट आसनास करने से जो भी आसनास का सेट होता है, वो एक मसल ग्रुप पे काम नहीं करता, वो पूरी बॉडी पे काम करता है, पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आसन करने से, पोस्चर्स करने से कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। बट अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग शायद योगा करते हो, शायद पैरा एथलीट योगा करते हो, पर वो एक मसल टारगेट पे अपना कंसंट्रेशन शायद नहीं लेकर आते हैं, जहां पे कोर स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है वो नहीं लेकर आते, क्योंकि योगा में हम एक साथ 2 से 3 मसल को टारगेट कर सकते हैं, तो हमें इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ आसन्स हैं जिसको मैं अभी नहीं कहूंगी करने के लिए, बट ये डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, हम कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें इन चीजों की। क्योंकि आसन करने से, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि जो एथलीट्स है वो 2 तरीके के गेम खेलते हैं। एक होता है पावर गेम जिसमें उनको एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत होती है, एक होता है माइंड गेम, और एक होता है उन दोनों के साथ बैलेंसिंग, जिस इवेंट में आपको बैलेंसिंग करनी है। पावर गेम में आर्चरी, पावर गेम में एथलेटिक्स आता है, पावर लिफ्टिंग आता है, ताइक्वांडो आता है। इसी तरह से माइंड गेम में आर्चरी आता है, शूटिंग आता है, रग्बी आता है, स्विमिंग आता है। पावर लिफ्टिंग में भी मैं यही कहूंगी कि हमें माइंड गेम करना पड़ता है, हमें अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका वेट दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। और बैलेंसिंग में क्या होता है कि बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें आपको बॉडी की बैलेंसिंग पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे हमारा बॉशिया है, हमारा रग्बी है, हमारा टेनिस है। टेनिस से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूंगी। मुझे याद है कि मैं बहुत पहले टेनिस खेलती थी, पैरा टेनिस, उस टेबल टेनिस। मुझे मेरा एक वीक पॉइंट था उसमें कि मैं शॉर्ट बॉल नहीं उठा पाती थी, मतलब जो बॉल नेट के एकदम क्लोज सर्व की जाती थी उसे मैं नहीं उठा पाती थी, क्योंकि मेरा बैलेंस बहुत पुअर था। मैं उस चीज से अभी सीख रही थी और उस चीज को मैं वो चीजें मेरे लर्निंग प्रोसेस में थी। तो ज्यादातर ऐसा होता था, अगर मैं इंटरनेशनल खेलने गई तो एक गेम के बाद, क्योंकि सामने वाले एथलीट का कोच वो चीज जज कर लेता है कि आप इस प्लेयर की वीकनेस क्या है, और उसके बाद मैं गेम हार जाती थी क्योंकि वो सारी बॉल शॉर्ट बॉल डालता था। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करी अपने बैलेंसिंग के ऊपर, तब मैंने अपने गेम जीतने शुरू किए, क्योंकि तब मैं शॉर्ट बॉल उठा लेती थी जो नेट के पास होती थी। क्योंकि आपको टेबल टेनिस में विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको ये ध्यान देना होता है कि आपको कौन सी बॉल, आपकी बॉल आपको वापस भेजनी है, क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, आपका क्या शॉट होना चाहिए, ये सब चीजें सोचनी थी। उस टाइम पे आपका बैलेंस पुअर हो, आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए आसनास का हमारी बॉडी में बहुत ही मेन रोल है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आ जाते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग। प्राणायाम हमें क्या सिखाता है? सेल्फ कंट्रोल, हमारी ब्रीदिंग को सेल्फ कंट्रोल में लेकर आना सिखाता है। नॉर्मली सब सांस लेते हैं और सबके साथ कोई दिक्कत नहीं है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। एथलीट बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, उनको लगता है हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। बट इसमें एक मैं बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि प्राणायाम में एथलीट अगर बहुत तेज सांस ले रहा है और बहुत तेज सांस छोड़ रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो वो अपने आप को एग्रेसिव ब्रीदिंग में डाल रहा है।
प्राणायाम में दो तरीके की ब्रीदिंग होती है, ए एग्रेसिव ब्रीदिंग, दूसरी पीसफुल ब्रीदिंग। जब हम बहुत तेज तेज सांस लेते हैं और तेज तेज सांस छोड़ते हैं तो हम अपनी बॉडी को एग्रेसिव ब्रीदिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसी से ऑपोजिट अगर हम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, हमें लंबा सांस लेना है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो हम अपने बीपी को, हम अपने हार्ट रेट को एकदम नॉर्मल लेकर आ रहे हैं, एकदम पीसफुल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बेनिफिट होता है वो ब्लड प्रेशर का ही होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, अपने गेम को लेके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उससे बीपी बहुत हाई जाता है। लेकिन प्राणायाम करने से वो बीपी नॉर्मल आ जाता है। और दूसरा है कि हमारा हार्ट रेट एकदम नॉर्मल काम करता है। हार्ट रेट का जो गेम है वो सबसे ज्यादा आर्चरी और शूटिंग के लिए है मेरे हिसाब से, क्योंकि योगा में कहा जाता है कि अगर आप 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रेथ ले रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो धीरे धीरे, फिर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, अगर आप 1 मिनट में 3 बार सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो बिना होल्ड के, तो आपका हार्ट रेट एकदम परफेक्ट चलेगा, आपकी ब्रीदिंग एकदम स्मूथ चलेगी। और वही 1 मिनट शायद मेरे हिसाब से आर्चरी और शूटिंग और पावर लिफ्टिंग, इन सब में वही जो टाइम स्लॉट्स होता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, वही एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग पे मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं। एक बेनिफिट प्राणायाम करने से ये होता है कि आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस हो जाती है। एथलीट अपनी बॉडी के बारे में समझना शुरू कर देता है जब वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है आंख बंद करके, तो वो कंसंट्रेशन की पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि मेडिटेशन से एक लेवल पहले मानी जाती है। ऐसा नहीं है प्राणायाम करने के बाद डायरेक्ट आप मेडिटेट कर पाते हैं, आपको अपना कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब जाके आप अपना मेडिटेशन की तरफ जा पाते हैं। तो जब हम प्राणायाम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है, हम बड़ा अच्छा फोकस कर पाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बहुत बार ऐसा होता है कि एथलीट प्लेयर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, प्लेयर की प्रैक्टिस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट जब बात आती है कंपटीशन की तब वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाता। उसका रीजन ये होता है कि जो वो फोकस करता है अपनी प्रैक्टिस पे, जो वो फोकस करता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज पे, वो फोकस डिस्टर्ब हो जाता है जब वो प्लेयर कंपटीशन के लिए जाता है। तो प्राणायाम सीखने से एक बहुत अच्छा आप सीख जाते हैं कि आप अपने फोकस का स्विच, जो हमारी बॉडी के अंदर एक स्विच है, फॉर एग्जांपल, आप अपने फोकस का स्विच अपनी मनमर्जी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब आपके पास 2 मिनट है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, तो एथलीट अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है प्राणायाम की, तो वो उन 2 मिनट में अपना सारा फोकस अपने इवेंट पे लगाता है, अपने गेम पे लगाता है और अपनी परफॉर्मेंस पे लगाता है। इससे उसको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस खेलने में एक तो वो रेस्टलेस नहीं होता, उसको स्ट्रेस नहीं होता, और दूसरा क्योंकि वो अपना सारा परफॉर्मेंस पे सारा फोकस लगा पाता है, तो उसका इवेंट ऑब्वियसली अच्छा होता है। जितना वो प्रैक्टिस करता है उस हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है। एक बेनिफिट ये है कि ऑक्सीजन इनटेक बहुत अच्छा हो जाता है, हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रिफाइन करने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेडिटेशन। अब ध्यान करने से हमें क्या फायदा होता है, मेडिटेशन करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेडिटेशन बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद कर लिया तो आप मेडिटेट करने लग गए। मेडिटेशन बहुत ज्यादा टफ प्रोसीजर है, बट जो लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन स्ट्रांग कर सकते हैं, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा मेडिटेट होना अपने आप शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन से हम इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि एक एथलीट की बॉडी, एथलीट की लाइफ में जो उसका करियर होता है स्पोर्ट्स का, बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एथलीट पूरी तरह से तैयार है अपने मेडल के लिए, अपनी प्रैक्टिस में, लेकिन वहां जाके परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता है, तो वो मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाता है। बट क्योंकि आप एक अच्छी प्रैक्टिस में हैं योगा की और मेडिटेशन की, तो आप अपने आप को उस स्पेस से बहुत जल्दी बाहर निकाल देते हैं। आप अपने आप ही अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को उस मेंटल स्टेट से, उस स्ट्रेसफुल स्टेट से बाहर निकाल सकते हैं। इससे मेडिटेशन से एक बेनिफिट होता है कि आप अपनी बॉडी और अपने माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाते हैं।
एक बेनिफिट ये होता है, रोज रोज क्या होता है कि जब आपकी बहुत लंबी प्रैक्टिस आवर्स होते हैं तो आपकी बॉडी थक जाती है, आप फिजिकली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आप आपको मन नहीं करता जाने का, आपको ऐसा लगता है कि आज मूड नहीं है मेरा प्रैक्टिस करने का, मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे बहुत लंबे टायरिंग प्रैक्टिस आवर्स हैं। बट मेडिटेशन आपको इन टायरिंग आवर्स से आपकी बॉडी जो थकी हुई है उसे नेक्स्ट डे प्रिपेयर करता है, कोप अप करता है, आपकी इन सारी स्ट्रेसफुल कंडीशन से आपको बाहर लेकर आने में। तो मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अपने आप के लिए। इसलिए नहीं कि आपको मेडिटेशन करना है कि आपकी परफॉर्मेंस एकदम ऊपर आ जाए, इसीलिए कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। जो जो हम अपनी बॉडी को कहेंगे, जो हम अपनी बॉडी को ऑर्डर देंगे कि हमें इस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, हमारी बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट प्लीज। एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मेडिटेशन का त्राटका, जो कि एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। उसमें हम एक कैंडल लेके अपने आंखों के, आपके आई कांटेक्ट के सामने एकदम स्ट्रेट लेवल पे, उसमें आपकी कैंडल की फ्लेम आनी चाहिए आपके आंखों के सामने, आपकी विजन के सामने। ये ज्यादातर जो हेल्पफुल है, ये है आर्चरी, शूटिंग और पावर लिफ्टिंग, वोशिया, इन गेम्स के लिए ज्यादातर बेनिफिट है इसका, क्योंकि ये सारे माइंड गेम्स हैं। इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है त्राटका से? आप आप इतना स्ट्रॉन्ग आप अपनी कैंडल को देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, आप आंख भी नहीं झपक रहे हैं, आपकी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं क्योंकि आपकी मसल्स उतनी प्रिपेयर्ड नहीं होती है कि आप कंटिन्यूअसली किसी एक चीज को स्टेयर करें, आपकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। लेकिन कैंडल गेजिंग से एक बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बी, आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिनमें कुछ आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपके आपके इमोशंस होते हैं, कि आप फॉर एग्जांपल मैं कोई गेम खेलने गई और मैं वहां पे जो एक्सपेक्ट कर रही थी मेडल मेरा नहीं आया, वो कहीं ना कहीं मेरे मन में किसी कोने में अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। क्योंकि वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं जब भी आगे परफॉर्मेंस लूंगी तो वो कहीं ना कहीं से वो बाहर आके पॉपअप होगा और मुझे वो डिस्टर्ब करेगा, वो थॉट मुझे नेगेटिव बनाएगा। इसीलिए त्राटका से वो जो आपके पुराने और दबे हुए थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, वो सब बह जाते हैं आपके आंसू से। एक बेनिफिट होता है ध्यान से, वो होता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिकेशन विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये शायद स्टेट और जो नेशनल लेवल के एथलीट है शायद वो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, वो ड्रीम कर सकते हैं। बट जो इंटरनेशनल एथलीट है, जिन्होंने कभी भी एक भी गेम इंटरनेशनली देखा है या खेला है या एक्सपीरियंस किया है, जब वो वहां जाते हैं खेलने तो अपने अंदर एक ड्रीम बना लेते हैं, एक विजुअलाइजेशन करने लगते हैं कि वो एक्साइटमेंट, वो मेडल सेरेमनी, वो विनिंग मेडल और नेशनल एंथम और आपके लिए एप्रिसिएशन, लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए, वो जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो एथलीट अपने मन में उन्हें विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देता है। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका विजुअलाइजेशन होता जाता है, उतना आप अपने इंटरनेशनल पैरालंपिक मेडल के पास जाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं और आप थक रहे हैं, तो वो आपका जो थॉट है, आपका जो विजुअलाइजेशन है, वो पॉपअप करता है, वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं यार, मुझे ये प्रैक्टिस आज करनी ही है, चाहे मैं फिजिकली टायर्ड हूँ फिर भी मुझे करनी है, क्योंकि मुझे वो मेडल चाहिए, क्योंकि मेरे को वो मुकाम चाहिए, मैं उतना नाम कमाना चाहती हूँ, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं बीइंग अ पैरा प्लेयर या बीइंग अ फिजिकली चैलेंज, मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो सारे विजुअलाइजेशंस होते हैं, ये जो सारे थॉट्स होते हैं, ये आप सिर्फ तभी लेकर आ सकते हैं जब आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है, वो इंटरनेशनल इवेंट एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी, मैं इसमें अपना अपना शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब तक मैं स्टेट और नेशनल लेवल का खेलती थी गेम, चाहे वो टेबल टेनिस हो, तब तक भी मेरे को नहीं था कि मैं कभी इंटरनेशनल एथलीट बनूंगी। मुझे लगता था यार नेशनल में मेडल आ गया, शायद इससे बड़ी बात क्या है, हमारी पूरी कंट्री को पता है कि मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो उसी में तालियां बज रही है, अरे वाह। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेलने गई, तब मैंने वहां जाके देखा स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा हाई है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, हमें तो बहुत आगे तक जाना है। और
मेडल लेने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि हम उन इंटरनेशनल एथलीट्स को देख रहे हैं जो उतनी मेहनत करके आगे जा सकते हैं, जो पहुंचे हैं वहां तक। तो ये विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आपको एक ओलंपिक मेडल तक पहुंचाने के लिए, एक पैरा ओलंपिक मेडल तक आपको उस जर्नी को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंक्रीज। अब आप क्या क्या चीजें हैं जो आप इंक्रीज कर सकते हैं योगा से? हम मसल टोन इंक्रीज कर सकते हैं, मेंटल फोकस इंक्रीज कर सकते हैं योगा से। हो सकता है कि हम प्रैक्टिस करते हो और 1 घंटे बाद हम इतना थक जाते हो कि उसके बाद हम सिर्फ जो कोच कह रहे हैं हम सिर्फ वही चीज रेपिटेशन में कर रहे हैं, हम उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फिजिकली थक चुके हैं और मेंटली हमारा फोकस डिस्टर्ब हो चुका है। तो बहुत बार ऐसा होता है, जो लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स होते हैं उसमें जैसे कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है एथलीट, या कोई थ्रो कर रहा है, या अपना कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे से गप्पे मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल फोकस डिस्टर्ब हो चुका है। आप योगा से वो मेंटल फोकस का जो टाइम पीरियड है वो आधा घंटा से 1 घंटा और 1 घंटे से 4 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है तो अपने आप पावर और रेंज ऑफ मोशन अपने आप बढ़ती चली जाती है। योगा से हमारी बॉडी, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, इतनी पावरफुल हो चुकी है कि हमें इंजरीज से प्रिवेंट करके रखती है हमारी बॉडी। हमारे जो भी बहुत बार ऐसा होता है कि एथलीट्स को जो इंजरीज होती हैं वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी मसल ग्रुप बहुत टाइट होती है, और फिर भी एथलीट को उन पे लोड देना पड़ता है। वो एथलीट की मजबूरी है कि लोड देना है, वो 1 दिन की भी ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में योगा को ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबल होगी तो आपकी इंजरीज बहुत कम रहेंगी। योगा से कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है। मुझे अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब मुझे एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, तो मैं उस हॉस्पिटल में एक अकेली लड़की थी जो 3 मंथ्स में सब चीजें सीख के, सारा रिहैब सीख के, सारी व्हीलचेयर स्किल सीख के डिस्चार्ज लेके जा चुकी थी। और वहां पर वो चीज बहुत अजीब थी बाकी सबके लिए। क्यों? मेरे लिए वो चीज इजी थी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल थी, मेरी बॉडी ऑलरेडी उसमें पावर थी। मैं बहुत लीन थी, बहुत पतली थी, मगर मेरी मसल्स में बहुत अच्छी पावर थी, मेरी मोबिलिटी बहुत अच्छी थी। मुझे याद है मैंने विद इन 3 मंथ्स व्हीलचेयर पर बैठ के सीढ़ी ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना सीख लिया था, जो कि एक एडवांस रिहैब टेक्निक मानी जाती है। बट वो चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीख पाई क्योंकि मेरी मोबिलिटी अच्छी थी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी, मेरी ब्रेथ पे और मेरी मसल्स पे कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिक्रीज। अब हम योगा से क्या क्या हटा सकते हैं अपनी बॉडी से और क्या क्या घटा सकते हैं? सबसे पहले हम वेट लूज कर सकते हैं, हम अपना फैट घटा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती है कि मुझे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पैरा एथलीट्स भी बोलते हैं कि प्लीज आप हमारा वेट कम करा दीजिए योगा से। आप चाहे मुझे 3 या 4 आसन बता दीजिए पर मेरा वेट कम करा दीजिए। सबसे पहले मैं ये गलतफहमी सबकी दूर करना चाहती हूँ कि 4 आसन से किसी का वेट कम नहीं होता, किसी का फैट बर्न नहीं होता। आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको कंटिन्यूअसली योगा प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आप अपना फैट लूज कर पाते हैं और श्योर शॉर्ट करते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि फैट लूज करने के साथ साथ आपकी मसल की टोनिंग होती रहती है। आप अपना रिस्क जो है, जो इंजरी का, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसको आप कम कर सकते हैं योगा से, क्योंकि आपकी मसल्स इतने अच्छे से काम कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके फिजियोज अनइंटेंशनली, आपके फिजियोज हैं या आपके फिटनेस ट्रेनर हैं या आपके को प्रैक्टिस के प्लेयर जो है, जो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग एक दूसरे को स्ट्रेचिंग देते हैं। कभी आप कहते हो कि तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा स्ट्रेच। तो जब आप एक दूसरे को स्ट्रेच देते हैं तो कभी कभी ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ओवर स्ट्रेच से इंजरीज होती है। योगा से वो सारी चीजें खत्म हो जाती है क्योंकि आप अपने आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना सीख जाते हैं, आप अपनी हर एक जॉइंट को स्ट्रेच करना, मसल को स्ट्रेच करना सीख जाते हैं। तो वो जो ओवर स्ट्रेच वाली इंजरी का रिस्क है वो कम हो जाता है इससे। फॉल्स ब्रीदिंग पैटर्न आप खत्म कर सकते हैं, जैसे मैंने प्राणायाम में बताया था।
आप नॉर्मली क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न इतना खराब होता है एथलीट का, वो जोर जोर से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपने इवेंट से जस्ट पहले उन्हें लगता है हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, वो जोर जोर से लंबा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बट वो बहुत ज्यादा स्पीड में लेते हैं और बहुत ज्यादा लाउडली लेते हैं। इससे क्या होता है, मसल्स उसी टाइम टाइटनेस आनी शुरू हो जाती है मसल्स में, और आपकी रेंज ऑफ मोशन नीचे गिर जाती है, आपकी रेंज ऑफ मोशन घट जाती है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा तो आपको आपके कंपटीशन से पहले पता होगा कि मुझे किस तरह से ब्रीदिंग करनी है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स आपको काम डाउन करने के लिए। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ठीक हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होते ही रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं ये बताना चाहती हूँ योगा में और फिजियो में क्या फर्क है। देखिए बहुत सारे एथलीट्स हैं जो फिजियो ले रहे हैं, मैं खुद भी ले रही हूँ, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो फिजियो ले रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, बट कुछ फर्क है एक योगा सेशन में और एक फिजियो सेशन में, जो कि मैं अभी डिस्कस करना चाहती हूँ। योगा का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हीलिंग, आपकी बॉडी को हील करना, जबकि जो फिजियो का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फिक्स। फिक्स मतलब आपकी कोई कंडीशन है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई इंजरी है, उस मसल को, उस कंडीशन को फिक्स करना। योगा क्या करती है, ओवरऑल बॉडी पे काम करती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी एथलीट की हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो ऐसा नहीं है उसको सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेचिंग दी जाएंगी, हैमस्ट्रिंग्स के लिए योगा कराया जाएगा, बाकी खत्म सेशन। उसको ओवरऑल बॉडी पे कराया जाएगा, हैमस्ट्रिंग मसल पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो योगा ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, जबकि फिजियो स्पेसिफिक इशू पे काम करता है, स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे काम करता है। योगा करने से आप अपने, जब आप सीखते हैं पहले आपको वो सीखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप उसे इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। फिजियो के लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे, अपने फिटनेस ट्रेनर पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। योगा फाइनेंशियली सूटेबल है, क्यों? क्योंकि एक बार आपने वो हुनर सीख लिया तो अब आप लाइफ टाइम अपने आप कर सकते हैं। उसमें आपको ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें अपडेट करनी होंगी, लेकिन आपको फाइनेंशियली सूटेबल है। फिजियोथेरेपी आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। योगा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप पहले सीखते हैं अपने थेरेपिस्ट से, उसे लर्न करते हैं, फिर आप उसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि ये सेट ऑफ योगा मेरे लिए इजी हो चुका है, अब मुझे इस पे किसी मसल पे कोई लोड नहीं आ रहा, मैं रिलैक्स्ड हूँ, फिर आप उसको रिव्यू के लिए जाते हैं। जबकि जो फिजियो होता है वो अनसुपरवाइज्ड सेशंस बहुत रेयरली कोई फिजियो अलाउ करता है, बहुत कम फिजियोज होते हैं जो अनसुपरवाइज्ड सेशन के लिए अलाउ करते हैं। योगा किया जाता है आसनास को ब्रीदिंग पैटर्न्स के साथ मिला के। आप आसन कोई कर रहे हैं तो आप आसन को स्टार्ट करते टाइम इनहेल करेंगे, आसन परफॉर्म करते टाइम आपको अपना नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, और रिलीज करते टाइम आपको एक्सेल करना है। तो जो आसन है वो ब्रीदिंग पैटर्न के साथ किया जाता है, जबकि जो फिजियो है वो सिर्फ मूवमेंट और मोबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। फिजियोज में ब्रीदिंग का कोई काम नहीं होता है। योगा का क्या होता है कि योगा यूजुअली बोला जाता है कि इंजरी से पहले करना है, आपको कोई भी सीवियर इंजरी ना हो, इसीलिए योगा किया जाता है कि आप अपनी इंजरी को डिले कर सके, इंजरी से बच सके अपने आप को। और जो फिजियो होता है मोस्टली मैंने देखा है जो एथलीट्स होते हैं वो फिजियो करते हैं पोस्ट इंजरी मैनेजमेंट के लिए, कि अब उन्हें इंजरी हो गई, अब उन्हें फिजियो के पास जाना चाहिए। जबकि मेरे हिसाब से अगर आप फिजियो में इंटरेस्टेड हो, योगा में नहीं हो, और आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, आपको कोई इंजरी नहीं है, तब भी आपको हफ्ते में 2 दिन अपनी फिजियो जरूर करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजियो आपको ध्यान दे सकता है कौन से मसल पार्ट पे ध्यान देना है और कौन से नहीं। योगा है वे ऑफ लाइफ और फिजियो है पार्ट ऑफ लाइफ। फिजियो आपके पास प्रज्ञा, एक क्वेश्चन आ रहा है, राजू जी पूछ रहे हैं वन क्वेश्चन, योगा कौन से टाइम करना चाहिए, प्लीज आंसर। जी, योगा बेसिकली जो करा जाता है वो अर्ली मॉर्निंग करा जाता है। उठने के बाद आप जब अपना ब्रश वगैरह कर ले तो उसके बाद अपना ब्लैडर और बावल फ्री करने के बाद आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो एथलीट्स होते हैं वो मोस्टली सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, अपने गेम की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो एथलीट्स के लिए मैं ये मानती हूँ कि आप योगा शाम को भी कर सकते हैं, बट
आपने जो भी आपका लंच है या डिनर है या जो भी आपने मील इनटेक किया है, उसका कम से कम 3 आवर्स का गैप होना चाहिए पहले, और हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए योगा सेशन के बाद। तो इस तरह से आप अपने पूरे डेली रूटीन में जो भी आपका टाइम स्लॉट है जिसमें आप फ्री हो सकते हैं, आप उस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पावर पंपिंग नोट्स। एक बात और मैं योगा के और फिजियो के बारे में बताना चाहती हूँ। योगा में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट और आपका जो फिटनेस ट्रेनर होता है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के से पेन, आपकी बॉडी से स्वेलिंग, आपकी बॉडी में स्पैज्म जैसी कंडीशंस को डील करते हैं। उसके अलावा वो आपके शोल्डर, आपकी नी, आपके लोअर बैक, नेक, इन सब पे काम करते हैं। उसके अलावा वो टेपिंग पे काम करते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, मसाज की जरूरत है तो आपको मसाज के लिए रेफर करते हैं या मसाज देते हैं। ये सारी चीजें फिजियोथेरेपिस्ट की जो रोल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो तब तक है जब तक आपकी कोई कंडीशन है, जब तक आपकी कोई इंजरी है। जैसे ही वो फिक्स हो जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल वहां खत्म हो जाता है। बट योगा का रोल फर्स्ट डे से लेके, जब से आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट से, तब से लेके ओवरऑल लाइफ चलता ही रहता है। आप हमेशा योगा करते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि इंजरी है तो कर रहे हैं और इंजरी नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। आपको करते रहना पड़ता है, उसको आप अपनी लाइफ का तरीका बना लेते हैं, वे ऑफ लाइफ में। प्रज्ञा, निपेंद्र कुमार चौरी जी पूछ रहे हैं कि मैम एक्सरसाइज के बाद योगा एंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं क्या? एक्सरसाइज की एग्जैक्टली आई बात थिंक आई एम श्योर वो शायद जिम के बाद अपना, या जो एक रेगुलर कोच एक्सरसाइज करा देते हैं या फिजियो करा देते हैं, फिर उसके बाद योगा। आई थिंक स्ट्रेचिंग तो हम सब थोड़ी थोड़ी करते हैं, हाँ जी मैम। बट एग्जैक्ट योगासना का मेरे को आपसे सुनना है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बट योगा करना अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी मसल ऑलरेडी इतनी टायर्ड हो चुकी है कि वो अब किसी एक योगा के आसन को 1 मिनट तक होल्ड करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं रखती। मसल उसे रिकवरी के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। उसके बाद आप योगा परफॉर्म कर सकते हैं, बट इमीडिएटली आपके सेशन के बाद, आपके ट्रेनिंग सेशन के बाद आप योगा नहीं कर सकते, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग भी क्योंकि आप 20 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं सिर्फ इसीलिए। उसके ऊपर आप स्ट्रेचिंग भी होल्ड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, पावर पंपिंग मूव्स। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कंपटीशन के लिए एथलीट तैयार होता है, चाहे वो स्टेट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो उसके लिए जा रहे हैं नेशनल कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल के लिए, कई बार ऐसा होता है प्री कंपटीशन स्ट्रेस होते हैं बहुत सारे एथलीट्स को। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को बहुत प्यास लग, पहले किसी को बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उधर अनाउंसमेंट हुई आपके इवेंट की, कई बार ऐसा होता है एथलीट को बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि वो यूरिनेशन करना चाहता है, बट उसको बहुत मन करता है कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है। वो एक प्री कंपटीशन स्ट्रेस का सिम्टम होता है। उसमें आपको च्युइंगम चबानी चाहिए और डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने के लिए, डीप ब्रीदिंग लेकिन एग्रेसिव ब्रीदिंग नहीं, डीप ब्रीदिंग पीसफुल ब्रीदिंग है, जिसमें आप बहुत धीरे धीरे अपने अंदर सांस ले रहे हैं, और जितने में आपने सांस ली है, जितने सेकंड्स में आपने इनहेल किया है, आपको उससे डबल सेकंड्स में एक्सहेलेशन करना है। तो आप डीप ब्रीदिंग से अपने जो यूरिनेशन, उससे क्या होता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एक तो च्युइंगम चबाने में और डीप ब्रीदिंग में। तो जो यूरिनेशन वाला कंडीशन होता है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है, आपको स्ट्रेस आना बंद हो जाता है। दूसरा है वाटर थर्स्ट। कुछ प्लेयर्स को ऐसा लगता है हमें बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। तो कई बार मैंने देखा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो रनर्स हैं, और जैसे उनके नाम की अनाउंसमेंट होती है उन्हें प्यास लगनी शुरू हो जाती है। अब रनर तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि बहुत सारा पानी पी ले, क्योंकि उसको गेम खेलना है, अपना अपनी परफॉर्मेंस करनी है, उसे टॉयलेट तो बार बार जा नहीं सकता। तो वो भी एक प्री कॉम्पिटिशन स्ट्रेस होता है। उसको आप काम डाउन करने के लिए आपको ठंडा पानी अपने मुंह पे डालना है उस टाइम पे। जैसे ही आप ठंडा पानी अपने मुंह पे डालेंगे, आपकी थर्स्ट खत्म हो जाएगी बॉडी की। दूसरा, आपको एक प्राणायाम होता है, उज्जयी प्राणायाम, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये जितने भी पावर पंपिंग पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट्स लेते हैं, इसीलिए ये पावर पंपिंग पॉइंट्स है। बट ये आपकी बॉडी को काम डाउन कर देते हैं। आप उज्जयी प्राणायाम प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी काम डाउन हो जाती है, आपकी प्यास बुझ जाती है। नेक्स्ट है फ्रीज अप।
कुछ प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी ठंडी पड़ गई है, हमारी बॉडी टेंशन में है और हम फ्रीज अप हो चुके हैं, हम समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। वो भी एक तरीके का कंपटीशन स्ट्रेस होता है। इसमें क्या करना होता है, गिव योरसेल्फ अ स्क्वीज। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, तो कैट होती है, हमारी बिल्ली होती है। हमारी कैट क्या करती है, जैसे ही वो अपने आप को तैयार कर लेती है अपने किसी भी अटैक के लिए, और अपने किसी भी अपनी बॉडी को जब उसको वापस से मोशन में लेकर आना होता है, तो हमारी बिल्ली क्या करती है, अपनी पूरी बॉडी को एक एक करके सारी मसल्स को एकदम टाइट कर लेती है, एकदम टाइट करके, और वो धीरे धीरे उसे रिलीज करना स्टार्ट करती है। फिर सारी मसल्स एकदम टाइट कर लेती है बिल्ली, फिर उन्हें धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू करती है। तो जैसे ही आप इस टेक्निक को 3 to 4 टाइम्स करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी जो फ्रीज जब थी, आप वो बॉडी उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना स्टार्ट हो गया, बॉडी वार्म हुई, आपको गर्मी महसूस होगी, आपका वो जो थॉट है फ्रीज अप होने का या टेंशन का, वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज हार्ट रेट और स्वेटिंग। कुछ प्लेयर्स को बहुत स्वेटिंग होती है, कुछ को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हार्ट रेट। ये होता है सोमैटिक एंजाइटी। इसमें क्या होता है, आप पहले ही प्रिडिक्शन करने लगते हैं। बहुत सारे एथलीट है वो पहले ही प्रिडिक्शन करने लगते हैं, ओ शिट, शायद ये गेम तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा, शायद आज मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, शायद मेरा मेडल नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये गेम खेलने आएगा, ये तो गेम खेलने आ गया, अब तो मैं जीत ही नहीं सकता। तो जो ये सारे थॉट्स होते हैं आपके, ये सारे थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको एंजाइटी आती है। आप अपने आप ही प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। इसको रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली रिलैक्स होके बैठना है। जो एथलीट नीचे बैठ सकते हैं जमीन पे, वो नीचे बैठेंगे, अपने दोनों लेग्स बेंड करेंगे और हेड डाउन करके बैठ जाएंगे। आप जब हेड डाउन करके बैठेंगे तो धीरे धीरे अपनी सारी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करिए, अपने सेल्स को फील करना शुरू करिए, अपने टिश्यूज को फील करना शुरू करिए, बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या है, वो जो आपका हार्ट रेट है वो एकदम कम हो जाएगा, आपकी एंजाइटी एकदम कम डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, वरी और सेल्फ डाउट। ये होता है कॉग्निटिव एंजाइटी में। कई बार ऐसा भी होता है कि एथलीट एक कंपटीशन हार गया, फिर उसने बहुत मेहनत करी, दूसरा कंपटीशन गया, फिर वो हार गया, फिर बहुत मेहनत करी, कुछ पॉइंट से जैसे भी करके वो रह गया। उससे क्या होता है, एथलीट के मन में एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाती है कि मेरा तो परफॉर्मेंस अच्छा हो ही नहीं सकता, और वो उसका बिहेवियर बनना स्टार्ट हो जाता है। वो प्रैक्टिस भी करता है तो वो अपने आप से अपने ऊपर डाउट करने लगता है, ये प्रैक्टिस करने का तो कोई फायदा तो है नहीं, कंपटीशन में तो मेरा कुछ होना नहीं है, खेल के तो मैं अच्छा आ नहीं पाऊंगा। तो ये जो सारे थॉट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको एंजाइटी में लेकर आ रहे हैं, ये सब चले जाते हैं अगर आप ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आप ओम चैंटिंग कम से कम 3 to 5 टाइम्स रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप काम डाउन हो जाएंगे। वो जो आपके बिहेवियर्स हैं, जो आपकी एंजाइटीज हैं, वो सब चीजें काम डाउन हो जाएंगी। एक होता है चोक। कंपटीशन से पहले आपको फील होता है कि चोक हो गया, किसी किसी एथलीट को ऐसा लगता है कि उफ ये क्या हो गया, मुझे तो चोक जैसा फील आ रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रेथ से कनेक्ट करना है आपको, अपनी बॉडी से अपने आप को कनेक्ट करना है। आपका बॉडी और माइंड और सोल, इन तीनों को एक साथ जोड़ना है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम में एक तरफ से इनहेल किया जाता है, दूसरी नोस्ट्रिल से एक्सहेल किया जाता है। लेकिन ये भी बहुत पीसफुल होना चाहिए कि जितने सेकंड्स में आप इनहेल कर रहे हैं, उससे डबल सेकंड्स में आपको एक्सहेल करना है। ये आप 3 to 5 बार प्रैक्टिस करेंगे बिफोर आपकी जो कंपटीशन है, आपको वो चोक वाला फीलिंग चला जाएगा, आपको थकान आपको स्ट्रेस चला जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं योगा के, जैसे कि आप इनिशियल स्टेज ऑफ सिवियर इंजरी में योगिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई सिवियर इंजरी हुई है तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना है, उनको प्रोफेशनल्स के पास ही जाना है, वो उनको असिस्ट कर सकते हैं, वो उनको इनिशियल फेज में उनकी इंजरी को रिकवर करा सकते हैं, उसमें योगिक प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेशन। अगर किसी एथलीट का नी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का अगर कंधे का ऑपरेशन हुआ है, जो भी जिस भी उसमें किसी वजह से कोई इंजरी हो गई और ऑपरेशन कराना पड़ा, उस टाइम पे इनिशियल स्टेज ऑफ आपके पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन। जो फीमेल्स हैं, अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आ गए तो उन डेज में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट प्लीज। योगा के लिए मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट में कि योगा एज अ एथलीट आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और आप ना ही उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे लोग आपको कुछ सुना रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि आप करते भी हो प्रैक्टिस, आप तो मजे मारते हो वहां जाके। कई बार होता है पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो और परफॉर्मेंस नहीं आते। तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने बाहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने अंदर आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आप योगा में कहा जाता है कि आपका कोई भी एक थॉट, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको वो कंसंट्रेट करने नहीं देता। तो प्राणायाम करने से और मेडिटेशन करने से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आप अपने इनर बॉडी को, अपने सारी सेंसेस को, अपने पांचों इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करके आप उनको महसूस करना सीख जाते हैं। तो योगा प्रैक्टिस करने से आपकी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है आप शायद उसे कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन अंदर की दुनिया को आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। स्लाइड एक बार फिर से प्ले करेंगे सैंडी। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। इतनी जल्दी से कैसे पास कर दी प्रज्ञा? इस पिक्चर के बारे में हमें बताएं थोड़ा सा। मैम मैं बहुत प्राउड हूँ ये बताने में कि मुझे 2016 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी से नवाजा गया था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने लिए अपनी कंट्री को उस लेवल पे ले जा पाई कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। और मैं देख रही हूँ कि आपके लेग पे ब्रेस है। इज इट दैट सेम टाइम व्हेन यू मेट यू हैड अ फ्रैक्चर? यस मैम 2016 में मई में जून में मेरे को मैं गिर गई थी व्हीलचेयर से प्रैक्टिस करते टाइम। तो मैं 2 बार, मेरे को दोनों हड्डियों में, टिबिया और फिब्यूला दोनों में मुझे फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरा रियो का प्रैक्टिस था, जो मैं रियो के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, वो खत्म हो गया। और मैं रियो के लिए मैं ट्रायल में भी नहीं जा पाई। तो ये मुझे 11 मंथ्स लगे इम्प्रूव करने में, क्योंकि अगेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है। जिस बॉडी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस अपर बॉडी को हम रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, वो तो स्ट्रेंथन हो जाती है, वहां कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसीज नहीं होती। बट जो बॉडी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, वहां पे बोन्स और मसल से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो ये मुझे 11 मंथ्स लग गए थे रिकवर करने में। I remember, and I missed you at the trials, Pragya. Well, that's how life is. But मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना बढ़िया इंस्ट्रक्टर भी छुपा बैठा है। थैंक यू सो मच। प्रज्ञा की डिटेल्स इस नहीं, वो स्लाइड रखिए एक बार सैंडी। We must keep the slide because there are a lot of questions coming forward. And इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं प्रज्ञा का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, प्रज्ञा का ईमेल आईडी भी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज genuine cases contact करें। We don't want our athlete to get disturbed by nonsensical forwards, so please don't do that. Pragya, yes, thank you. And can we get the main screen on? We have a question from Sunil Gupta ji, and he's asking, neuropathic pain relief, is that also possible with yoga? Neuropathic जी मैम, न्यूरोपैथिक पेन में मेजरली तो मेडिसिन ही काम करती है, बट योगा में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा होती थी, तो हमारे जब मुझे इंजरी हुई थी तब मुझे बहुत ज्यादा न्यूरोपैथिक पेन रहता था। तो हमारे जो गुरुजी थे जो हमसे मिलने आए, मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसे बहुत पेन होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं इस पेन के लिए, क्योंकि कोई मेडिसिन हेल्प नहीं करती। तो उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई थी कि आपको कुछ नहीं कर, जो कि विपस्सना की टेक्निक है, अगर किसी ने कभी विपस्सना किया हो, उसमें आपको क्या करना है, आंख बंद करके अपने पेन को अपनी बॉडी से अपने आप बाहर निकालने की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं करती हूँ, और अब मुझे नहीं है वो पेन। आपको अपनी बॉडी से अपने पेन को
अपनी कंसंट्रेशन पावर से उस पेन के एरिया से अपनी बॉडी से बाहर निकालने की प्रैक्टिस करनी होती है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वो पेन हमेशा के लिए चला जाता है, बट हाँ, आप मेडिसिन हमेशा के लिए छोड़ देते हो, ये फॉर श्योर है। तो अभी भी मुझे कभी कभी हो जाता है वंस इन अ मंथ के वो एकदम हाइक कर गया पेन और मुझे ज्यादा हो रहा है, बट यूजुअली मैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं उन चीजों में नहीं रहती, मुझे पेन से रिलीफ रहता है। ये चीज आई थिंक मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज विद सच सिवियर डिसेबिलिटी एंड सो मेनी स्पाइनल सर्जरीज, स्पेशली वो पॉइंट जहां तक आपको सेंसेशन नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट से अचानक सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, वो एक मीटिंग पॉइंट जहां से सडनली वहां पे काफी पेन महसूस होने लग जाता है। तो उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की प्रैक्टिस आई थिंक शायद यही हो। मैंने तो ऐसे ही कर ली, लेकिन आज मैंने साइंटिफिकली भी सुना कुछ टर्म्स को कि जो मैं करती हूँ, जैसे आपने कहा च्युइंगम चबाना और यूरिनेशन का प्रॉब्लम, एज इट इज ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता और ऊपर से डर के मारे या टेंशन के मारे, डर शब्द शायद हमें नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन यस, च्युइंग आल्सो हेल्प्स अ लॉट। शशिकांत शर्मा जी हैं, उन्होंने बोला है कि कोई योगा प्रैक्टिस फॉर शूटर्स। यहाँ पे मैं खुद ही इसका जवाब दूंगी, प्रज्ञा जी से हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। द वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स and different sports persons can get in touch with Pragya. She can hold a specific session for a specific sport. I see she has immense knowledge. What a lovely presentation, what a descriptive, informative slides, very rich content, Pragya. I'm truly impressed. And another thing which I noticed throughout your presentation, the pictures were mostly of foreign athletes. वो हमें clearly show करता है कि जो हमारा इंडियन योगा है उसको कितना पॉपुलरली फॉरेन एथलीट्स यूज कर रहे हैं हमारी ही साइंस को। तो हम क्यों पीछे रहें और हम इंडियन एथलीट्स भी इसका पूरा बेनिफिट लें। और सूर्य नमस्कार के लिए एक सवाल आया है कि क्या व्हीलचेयर एथलीट्स के लिए कोई डिफरेंट पोस्चर्स हैं टू रेप्लिकेट सूर्य नमस्कार? आई वाज आल्सो वंडरिंग, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आसन हैं सूर्य नमस्कार के जिसमें आपको खड़े हुए दिखाया है, पीछे लीन करते हुए दिखाया है, आगे झुककर अपने नीज टच करते हुए दिखाया। सो इट्स ऑल वेरी एम्बुलेंट आसनास। तो कोई व्हीलचेयर वालों के लिए सूर्य नमस्कार का ऑल्टरनेटिव? एक व्हीलचेयर सूर्य नमस्कार होता है, बट अगेन वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जो भी एथलीट्स है, जो डिसेबिलिटीज है, बट ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या डिसेबिलिटी है और किसकी क्या हिंड्रेंसेस है डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अगर किसी जैसे स्पाइना बाइफिडा है, अगर उनकी बैलेंस की बहुत ज्यादा पुअर है या अपर लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे क्वाड्रीज है या D2 D3 लेवल के हैं, उनके लिए आगे चल के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट सूर्य नमस्कार व्हीलचेयर पे भी किया जा सकता है, वो मैं सिखा दूंगी अगर कोई सीखना चाहे तो। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा जी, एंड आई एम श्योर बहुत केयरफुल रहना होगा। जैसे मेरे को बिल्कुल भी एब्डोमेन एंड लो बैक कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी फ्रंट बेंडिंग होती है तो मैं तो सीधा जमीन पे, और मेरा भी जैसे आपने बताया आप गिर चुकी हैं, मैं भी 3-4 बार ऐसे ही गिर चुकी हूँ कोई मेडिसिन बॉल प्रैक्टिस करते हुए, किसी दिन कुदरती बेल्ट ना लगाई हो या जो अटेंडेंट्स हैं उनका ध्यान बटा हो। सो ये सिचुएशंस जी, मैंने इसीलिए इसमें बहुत सारे लीजिए सैंडी, व्हेन प्रज्ञा इज टॉकिंग आई वांट हर ऑन द स्क्रीन। मैंने इसीलिए इसमें बहुत सारे आसन्स नहीं डाले हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारे आसन्स के नाम भी नहीं लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एथलीट आज जोश में आ जाए और आज ही परफॉर्म करने लग जाए और किसी भी तरीके से इंजरी हो जाए, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है, कोई इंजरी इस वक्त अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आसनास के नाम और आसनास, क्योंकि सबकी डिसेबिलिटी अलग अलग है, सबकी मोबिलिटी अलग अलग है, सब रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग है, मतलब मसल्स को अगर देखा जाए तो इसीलिए हमने बहुत सारी चीजें मैंने इसमें ऐड नहीं करी हैं, आसनास के नाम और प्राणायाम के नाम, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एथलीट सिर्फ पहले योगा को समझे और उसके बेनिफिट समझे और उसे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करे, तब जाके वो एडवांस आसना तक कर सकते हैं। That, and I saw one of your slides had do not perform these without experts. So that was a very nice line that you put on the slide.
पूजा अग्रवाल ने हमें खुद ज्वाइन किया. इज शी देयर? बहुत अच्छी पैराशूटर हैं. मैं उन्हें नन्ही नन्ही कहती रहती हूँ. मेरी बेटी की उम्र की है, इसलिए मैं उन्हें नन्ही कहती रहती हूँ. आई एम श्योर शी इज एन एडल्ट. वो कहती होंगी कि मैम मुझे नन्ही सी क्यों कहती है, बट मेरी बिटिया की उम्र की है, इसलिए मैं उन्हें नन्ही सी प्लेयर कह देती हूँ. ये रही. अब आज हम कोशिश कर रहे थे तुम्हारी पोयम को ऑनलाइन डाउनलोड करने की या किसी तरह फोन पे देखने की. पूजा, वेलकम. एंड अब आप खुद सुनाएं, लाइव सुनाइए. मैं वो पोयम आपसे खुद सुनना चाहती हूँ. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये मौका दिया. मैं तो जस्ट प्रज्ञा दी का सेशन सुन रही थी. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस पूजा, वी आर वेटिंग फॉर योर पोएम. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं भी कभी कभी लिख लेती हूँ. इतनी इंस्पिरेशन, इतनी पॉजिटिविटी हम सबको आपस में शेयर करनी चाहिए. हाँ, मैंने कई बार आपकी जब आपके लाइक स्पीचेस हैं तो उसमें मैंने आपकी पोएम सुनी है. आज हम आपकी सुनेंगे. ओके. तो मैंने ये खिलाड़ी के ऊपर, लाइक एक प्लेयर के ऊपर ही लिखी है. लॉकडाउन में हर प्लेयर लाइक चाहता है कि वो कब लॉकडाउन खत्म हो, अपने स्टेडियम जाए दोबारा फिर से. हे खिलाड़ी, तू क्यों परेशान है? एक नई सुबह फिर आनी है. लॉकडाउन खुलेगा, तू फिर स्टेडियम जाएगा. जिम में वर्कआउट करेगा, पसीना बहाएगा. मुझे याद नहीं है क्या था आगे. खोलो, कहीं लिखी हुई है, पढ़ दो. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि आप मुझसे सुनोगे. मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें वेबिनार में पकड़ूंगी पूजा, एक बार जरूर. जी सॉरी, वो फोन टिका रखा था, मेरा फोन गिर नहीं गया नहीं, था. कोई नहीं, बिल्कुल नहीं. वी आर वेटिंग, डोंट वरी. कैन आई स्टार्ट इट अगेन? ऑफ कोर्स. या हे खिलाड़ी, तू क्यों परेशान है? एक नई सुबह फिर आनी है. लॉकडाउन खुलेगा, तू फिर स्टेडियम जाएगा. जिम में वर्कआउट करेगा, पसीना बहाएगा. देख खिड़की से, रह घर कवच में. तेरे लिए ही तो है ये हवा स्वच्छ. कुछ दिन सप्लीमेंट छोड़, माँ के हाथ का खाओ. पर घर पर कुछ एक्सरसाइज भी जरूर करो. तेरे मेरे घर में बहुत कुछ है, जरा नजर को बदल के देख. डंबल नहीं तो कुछ और उठा ले. पुशअप, प्लैंक या रस्सी ही कूद ले. पर टीवी मोबाइल से जरा दूर रहना. इन दिनों कुछ नया जरूर सीखना. कर थोड़ा ध्यान, मानस दर्शन. बेहतर होगा अपना प्रदर्शन. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. एंड पूजा, मैं आपसे और थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आप शूटर हैं, आपने शूटिंग कब से शुरू करी, और शूटिंग में एक योगा एंड मेडिटेशन का कितना आप रोल मानती हैं? जैसे हम योगा की बात कर रहे हैं, और मैं और एक प्रश्न आपसे पूछूंगी कि आपका फिजिकल चैलेंज क्या है, कब हुआ और कैसे हुआ, अगर आप शेयर करना चाहें तो कंफर्टेबली. या ऑफ कोर्स. मेरा दिसंबर 2012, एक्चुअली 31 दिसंबर 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था. आई मेट विद एन ट्रेन एक्सीडेंट. और ट्रेन एक्सीडेंट में राइट नाउ आई एम ट्राइलेटरल एम्प्यूटी पर्सन. मेरे बोथ लेग्स में एम्प्यूटेशन है. वन इज अबव नी एंड वन इज बिलो नी. एंड हैंड भी एम्प्यूटेटेड है बिलो एल्बो. मेरा ट्रीटमेंट आईएसआईसी हॉस्पिटल में ही हुआ था. वहीं मैं प्रज्ञा दी से मिली थी. तब तो आई वाज नोबडी. तब से ही मैं उन्हें जानती हूँ. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया स्टार्टिंग में से ही, जब मेरा फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेशन चला करते थे. इनिशियली पोस्ट एक्सीडेंट मेरा ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं किसी जॉब को ज्वाइन करूं ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊं. हॉस्पिटल से ही मैंने पढ़ाई शुरू करी. आई जॉइंड बैंक जॉब इन जून 2014.
I am an officer in Allahabad Bank, now merged with Indian Bank. So now I'm officer in Indian Bank. February 2016 में मैंने shooting start करी. तब भी मैंने प्रज्ञा दी से कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, प्राणायाम के बारे में पूछा था. उन्होंने मुझे बताया था. कुछ प्राणायाम्स मैं बचपन से ही किया करती थी, जस्ट मुझे अच्छा लगता था, लाइक अलोम विलोम, ओम चैंटिंग एंड कपालभाति. अनुलोम विलोम की लाइक अलोम विलोम को आप अनुलोम विलोम भी कह सकते हो. अलोम विलोम का एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी. स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरे 2 बार चश्मा लगा, बट सिर्फ अनुलोम विलोम की वजह से मैंने वो चश्मा हटा पाई. अनुलोम विलोम आपकी ब्रीदिंग पे ही नहीं, आपकी आईज पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है. और शूटिंग के लिए तो आपका ब्रीथ पे फोकस होना बहुत जरूरी है. तो हर जगह पे प्राणायाम इसमें बहुत इफेक्टिव और यूजफुल रहता है. मुझे भी बहुत हेल्प किया प्राणायाम ने. और आसन वगैरह एग्जैक्टली सारे आसन तो मेरी डिसेबिलिटी में नहीं हो पाते हैं, बट ऑल्दो जितना भी पॉसिबल हो पाता है हम बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं. जिस बॉडी पार्ट में स्ट्रेच आप नहीं, आपका वो बॉडी पार्ट नहीं है, तो भी हम जितना कोशिश करते हैं कि जितना भी वो बॉडी पार्ट है आप उसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच फील करें और उसमें रिटेन रहने की कोशिश करें. Thank you, Pooja. What an inspirational story and what lovely attitude. I think best attitude to wear in life is positive attitude, and all this energy and positivity can be gained by yoga. Pragya, एक बार और screen पे आए. I really want to thank you, Pragya. Thank you, Pooja. And this is what I love about para sports. How we encourage each other, how we get inspired by each other's story. एक एक्सीडेंट से प्रज्ञा तुम गुजरी हो, एक एक्सीडेंट से पूजा गुजरी है, लेकिन ये वो अमेजिंग विमेन ऑफ पैरालंपिक मूवमेंट ऑफ इंडिया हैं, जो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं. थैंक यू फॉर who you are, and I'm really emotional at the moment because Thank you so much. I have been दो through लाइन this. कह सकती I हूँ understand this, समअप करने and के लिए. Pooja, you have inspired me, and thank you for giving her this energy, Pragya, and teaching us a way of life, not just in yoga, but also going head on and celebrating life. Thank you so much. What a wonderful session. Thank you And so much. yes, please leave your attendance, as I always request. Please fill your Google Forms. सैंडी के हैंडल से वो आता है. कल एक बार फिर हम लोग डाइट के बारे में बात करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे. जो पिछला सेशन हमने डाइट पे सुना था डॉक्टर चिराग सेठी का, that was a male nutritionist talking more about sports nutrition. Now we will hear the diet from a female nutritionist, which we're going to hear tomorrow. So we'll see a different perspective. We will also compare and learn from the best. आज आप सब जाएं और एक गहरी सांस जरूर भरें और जिंदगी को एक बार जरूर सेलिब्रेट करें. Thank you so much. Good afternoon, and I will see you all tomorrow for our concluding session at 3 p.m. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.